जी जैन, श्रीमती जैन, मंगलराम जी मीना, गिरिराज जी बहुत खूबसूरती से निहार सकते हैं। आपका अपना सामुदायिक भवन है और इसका निर्माण के पीछे उद्देश्य यही है कि प्रत्येक व्यक्ति करेंगे। कुछ देर में आपको एक फिल्म दिखाई देगी जिसमें आपको ये सब दिखाई देंगे। इसके साथ ही यहाँ एक बहुत बड़ा उद्देश्य लेकर दिलीप जी यहाँ रक्तांचल पर्वत तक सीढ़ियों का निर्माण हो रहा है। वो सीढ़ियाँ भी कुछ दिनों में बनकर तैयार हो जाएगी। उन सीढ़ियाँ है कि जब सूर्य की रोशनी उस पर पड़ती है तो वह रक्त के समान चमचमाता है। आप और इस कमरे से कई निभाई अपनी धार्मिक नगरी है जहाँ आप दिखाई देंगे। जैसे आप सब जानते हैं आज का शुभ अवसर है कि आज ये वक्त है इसी प्रकार के कार्यक्रमों में हम उन्हें स्मरण कर रहे हैं, याद कर रहे हैं। इस भवन का निर्माण जो है वो श्री अरे यार देखो तारो बीच में आप जरूरी जो मोबाइल दिलाना पड़ता ना बार बार पास जो पार्षदगण है वो भी मंच के सामने आकर विराजमान हो, यथा स्थान पर है। आराम से भैया। आज के कार्यक्रम में हमारे बीच में आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महोदय माननीय जलदाय मंत्री सम्मानित श्री कन्हैयालाल जी चौधरी साहब और माननीय आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता करने के लिए माननीय नगरीय विकास एवं शहर शासन मंत्री सम्मानित श्री जाबर सिंह खर्रा साहब हमारे बीच में आ चुके हैं। उनका मुख्य प्रवेश द्वार पर जैसा कि आप देख रहे हैं कुछ बड़ी बड़ी तस्वीरें यहाँ पर आ रही है। उसमें थोड़ा सा कैमरा एंगल पकड़ रहा है, धीरे धीरे वो आएंगे और इस वक्त मुख्य प्रवेश द्वार पर है। आप देख सकते हैं यहाँ पर माल्यार्पण मुख्य प्रवेश द्वार पर स्वागत हो चुका है। जो सामने में दिखाई दे रहे हैं वो आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष माननीय नगरीय विकास एवं शासन मंत्री सम्मानित श्री जाबर सिंह खर्रा साहब हैं। उसके ठीक पास में कन्हैयालाल जी चौधरी है। दिलीप जी इसरानी साहब को उन्होंने माला पहनाकर उनका अभिनंदन कर दिया है। उसके साथ ही उनके पास खड़ी हुई है माननीय जिला प्रमुख श्रीमती सरोजनी बंसल। उनके ठीक पास में बीजेपी दिखाई दी है भाजपा की जिला अध्यक्ष माननीय चौहान। मुख्य प्रवेश द्वार पर जो लोग खड़े हैं, मेरा आग्रह है कि इस सीधे को जब काटे थोड़ा सा जगह देने तो अच्छा रहेगा। माननीय मंत्री महोदय का हमारे दोनों मंत्रियों का आज इस कार्यक्रम में स्वागत है। वो यहाँ पर पधार रहे हैं, पर थोड़ी सी देर बची हुई है। जैसा कि सम्मानीय परशुराम जी कुमार साहब का स्वागत है। और उनके ठीक पास में बैठे हैं
हम सब जिन्हें नेतृत्व देते हैं, जिन्हें अतिथि मानते हैं, ये मेरे ही कहता हमारी संस्था से, ओम प्रकाश जी गुप्ता साहब से, मदन जी वर्मा साहब से और करना साहब के लिए कन्हैया जी ने वही परिपाटी निभाई है। हम अपने जिनके इस वक्त यावर सिंह खन्ना साहब का अभिनंदन हो रहा है। गिरती हुई दीवारें, वरना सभी जैसे बुजुर्गों की निशानी कौन रखता है। एक बार तालियां बजाएं इस मंच आप यथास्थान बैठे रहे, तालियां बजा बजा कर बीच में तालियां बजाकर अनुभव करवा दें कि आप जिंदा लोग हैं, जिंदा व्यक्तियों में कार्यक्रम हो रहा है। तालियां इस बात का प्रतीक हो रहा है। ये सब उनका अभिनंदन स्वागत कर रहे हैं। स्वागत के जिस दिन हमारे यहाँ गौ माता दर नहीं घटेगी, उस दिन भारत की सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। यही माता लेकर के गौ माता की प्रतीक चिन्ह उन्हें भेंट किया गया है। आज की शुभ उन्होंने मान रखा है, तो आपकी तालियां उनके लिए बजाइए, उनका अभिनंदन कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं। आपकी तालियां बजे इस वक्त मुस्कुराकर हर समस्या का समाधान करने के लिए तत्पर रहते हैं सम्मानीय कन्हैया जी चौधरी साहब। आइए इस अवसर से याद रहे, आपकी हाथापाई में हो सकता है कि आपका भी क्रैश हो जाए। आप लोग बना रहे जैसे अच्छी आएगी साहब बता करके आज उनका अभिनंदन किया जा रहा है। नगर पालिका निकाय की ओर से अभिनंदन कर रहे हैं जितेंद्र जी, राजकुमार जी और कन्नानी परशुराम जी दुमावत और करण सिंह। हमारे बीच में विराजमान भाजपा के जिला अध्यक्ष माननीय चंद्रवीर सिंह चौहान साहब हमारे बीच में हैं। से आग्रह है बता रहे हैं और चंद्रवीर जी का स्वागत अभिनंदन करें। आपकी तालियां उनके स्वागत में बजे। चंद्रवीर सिंह चौहान जो भाजपा के नव प्रतिस्थापित श्यामा प्रसाद जी मुखर्जी को तो आपको स्मरण आएगा कि क्या वह व्यक्तित्व था। उस व्यक्तित्व को लेकर दोनों सामुदायिक भवन है, एक यादगार कार्यक्रम आज हो रहा है। ये अब चंद्रवीर जी के लिए इस वक्त तालियां बजे हैं आपके चंद्रवीर जी के लिए। जिला प्रमुख जी को माला पहनाएं। आप सबका नेतृत्व कर रही है, निश्चित रूप से अपनी सरलता के लिए जानी जाती है श्रीमती सरोज कंबोजी से और मंगल राम जी भी आ जाए और उनका चेयरमैन साहब का अभिनंदन करें। हाँ जितेंद्र जी आप भी जा सकते हैं और आप भी तालियां बजा सकते हैं। हैप्पी बर्थडे ऐसे तो कहा ही जा सकता है। आज मांगने की जयंती है, उसके साथ जो बड़ा काम है। इसके बाद जिन्होंने एक विकास के अध्याय लिखा, आप सब समझे रक्तांजल पर्वत की जो मुँह आप अपने हाथ खोल सकते हैं। और मैं ये कहा करता हूँ जो मेरे कहने के बाद ये तालियां नहीं बजाते उन्हें अगला जन्म तालियां बजाने का ही मिलता। पृथ्वीराज जी महावरों हो, अब हम महेंद्र जी जैन पार्षद जो हमारे बीच में हैं कोशिश अतिथि है, उनका अभिनंदन करने के लिए मैं रामविलास जी भलाई, कमलेश जी किराड़, बाबूलाल जी सैनी और केसरलाल जी से आग्रह करूंगा कि वह आए। जयपुर नगर निगम के पार्षद अंकित जी वर्मा साहब, सभी मंडल अध्यक्ष पार्षदगण इस कार्यक्रम में शामिल हो जाए। माला पहनानी जा रही है आपकी तरफ से, निभाई की तरफ से। एक बार तालियां हो जाए आप सबकी। डिप्टी साहब आपका स्वागत है, अभिनंदन है आपका आज के इस कार्यक्रम में। हम अब इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। लोकार्पण का समय है और जो लोग ये पत्रिका के सामने खड़े हुए हैं लोकार्पण होने जा रहा है। इस वक्त दोनों सामुदायिक आपकी तालियां बजें। आज का एक कार्यक्रम जहां दो सामुदायिक भवन और इसके साथ बनी हुई रक्तांजल पर्वत की जो इस कार्यक्रम में आप सबका अभिनंदन है, स्वागत है। आप सबसे मेरा आग्रह है कि आप यथास्थान बैठे रहे। आप कार्यक्रम को हम बस कुछ
कुछ मिनटों में आपके बीच में सौंप रहे हैं। एक बात कांग्रेस में जब गया आपने मुझे कांग्रेस में वोट दिए, मैं एनसीपी में गया तो आपने मुझे एनसीपी में दिल खोलकर वोट दिए, मैं बीजेपी में गया तो आपने बीजेपी में दिल खोलकर वोट दिए और आदरणीय रामसाहेब जी वर्मा जी को विधायक बनकर निवाई विधानसभा क्षेत्र का विधानसभा में भेजा। मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ, हमेशा मैं आपका कर्जदार रहूंगा। आपने मुझे किसी भी परिस्थिति में आपने मुझे अकेला नहीं छोड़ा। आदरणीय हमारे डिपार्टमेंट के मंत्री महोदय आदरणीय झावर सिंह जी खन्ना साहब, आदरणीय कन्हैयालाल जी साहब जो मेरे बड़े भाई हैं मेरे साथ, इस सामुदायिक भवन की लागत 6 करोड़ रुपए की आई है। इसका कार्यकाल में इसके ठेकेदार मैं उनको भी धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने ये कार्य टाइम में किया। 30/3/2025 को इसका कार्यकाल काम इसका कार्य की गारंटी खत्म होने वाली थी और 30/3/25 के पहले इन्होंने इस सामुदायिक भवन का निर्माण पूरा किया। उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस सामुदायिक भवन में 6 करोड़ रुपए की लागत आई है। ये 2 सामुदायिक भवन है। प्रथम का क्षेत्रफल 8070 वर्ग फीट है जो निर्मित है। इस हॉल की क्षमता 600 व्यक्तियों की बैठने की है। रसोई घर 3981 वर्ग फीट में है। शौचालय महिला और पुरुष के लिए पृथक व्यवस्था है। हॉल 6617 वर्ग फीट में है जो एयर कंडीशन है। गार्डन 40,888 वर्ग फीट में। गार्डन में क्षमता 4000 व्यक्तियों के लिए उपयुक्त है। पार्किंग 8715 वर्ग फीट में। अन्य सुविधाएं सीसीटीवी में कैमरे, अग्नि भवन, मुख्यद्वार, फाउंटेन, आधुनिक साइन बोर्ड, हाईमार्क्स लाइट, पावर ब्रेकर, जनरेटर सुविधा, चौबीस घंटे गार्ड की व्यवस्था रहेगी। द्वितीय का 6327 वर्ग फीट में निर्मित है। 500 व्यक्तियों के लिए यह अंदर बैठने के लिए उपयुक्त है। इसमें 3 कमरे हैं और फर्स्ट में 6 कमरे हैं। एक स्टोर रूम है। 3981 वर्ग फीट में रसोई घर है। 4950 वर्ग फीट का इसका हॉल है सेकंड वाले का। 4200 व्यक्तियों के लिए उपयुक्त है। 4000 आदमियों का आराम से शादी आप कर सकते हो। 4627 वर्ग फीट में उसका पार्किंग है। उसका गेट भी अलग है, पार्किंग भी उसमें अलग है और सारी सुविधाएं उसमें सीसीटीवी कैमरे वगैरह उसमें संपूर्ण सुविधा है। आदरणीय मंत्री महोदय, अभी सीमावर्ती के अंदर निवाई के अंदर नाले का वहां पर टेंडर कर दिया ताकि वहां चौधरी कॉलोनी के अंदर पानी की समस्या जो बढ़ने की है वो खत्म हो जाएगी। हमने 2 दिन पहले वहां पर टेंडर कर दिया। एक की कॉलोनी से जयपुर टोल बाईपास पर नाले का निर्माण वहां पर 1 करोड़ रुपए का चल रहा है। 149 लाख का टेंडर हमने घोषित कर दिया ताकि वो बाईपास पे सीधा बनास के बंदर में वहां पर हो जाएगा। यहाँ पर जो पूरी डिवाइड सिटी का जो पानी आता था वो पानी बीच में
हमारे गांव जिले के ही आदरणीय कन्हैयालाल जी चौधरी इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि हैं। सामुदायिक भवन के लोकार्पण में बताए हुए हमारे कैबिनेट, हमारे जिले की आन बान शान जो पूरे राजस्थान में पानी पूरे गंगा का काम कर रहे हैं, पानी देने का काम कर रहे हैं, ऐसे हमारे कैबिनेट मंत्री जो हाथी घोड़ा मार के जय कन्हैयालाल जी, ऐसे मंत्री हमारे कन्हैयालाल जी वैसा निवाई में कैसे लेके आए, जिले में कैसे लेके आए और निवाई के विकास में मैं धन्यवाद देता हूँ हमारे कन्हैयालाल जी साहब को, जिन्होंने कम से कम 92 करोड़ रुपए के काम इस निवाई पीपलों को दिया और उन्होंने कहा कि तो 100 मांगेगा मतलब वो 200 दूंगा, हैंडपंप ले लो चाहे ट्यूबवेल ले लो, लेकिन सारे काम जिन्होंने मुझे आगे बढ़ाने में भी किया। आज इस मुकाम पे मैं पहुंचा हूँ तो कन्हैयालाल जी का इसमें बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि जिले के हैं, मेरे गाँव के पास के हैं, मैं इनकी विधानसभा में आता हूँ, इसलिए मेरे प्रति इनका बहुत स्नेह है। इन्होंने इसके अलावा यूडीएच मंत्री जी जिनका मेरा बहुत स्नेह है, मैं कोई भी काम करता हूँ मना नहीं करते। पिछले बजट में मैं इनसे सीवरेज का ले नहीं पाया था, बोले थे तो 4 साल पड़े अगली बार नहीं देना। और मुझे खुशी है पूरी निवाई के लिए, जो कि इनके रास्ते में मैं बताता आता था जो पानी भरा हुआ है ये आपकी वजह से पानी खत्म होएगा और यहाँ के सीवरेज लगेगी तो निवाई एक स्वच्छ सिटी के रूप में जाना जाएगा। और इसके अलावा मैं धन्यवाद देता हूँ हमारी बजरंग जी सरकार को, जिसको कहते हैं डबल इंजन की सरकार है, हमारे पूरे राजस्थान के भागीरथ हैं। ये किसी भी किसी किस्मत को होता है कि ERCP जैसा काम उन्होंने लाए और ये जो पिछली सरकार जिन्होंने ERCP के मामले में, हमारे जलजीवन मिशन के मामले में इन्होंने कोई ठेके नहीं लिए, इसलिए नहीं लिए कि हमारा केंद्र में हमारी सरकार के लिए उनको क्रेडिबिलिटी नहीं चले जाए, इन्होंने निवाई पीपलों को ठेके ही नहीं हमने दिए। मैं धन्यवाद देता हूँ कन्हैयालाल जी सरकार को, कन्हैयालाल जी भाई साहब को, जो जल जैसा काम वो जल तो जीवन है। और इन्होंने पूरा टोंक जिले में अभी 4 दिन पहले भी मीटिंग ली थी और मीटिंग में ये कहा कि किसी को पानी की कमी नहीं रहेगी। और ERCP जैसा मुद्दा जो पूरे देश में हमारे जिसमें 13 जुड़ेंगे, मैं आपको कह दूं आदमी तो पानी पिएगा ही पिएगा। प्रत्येक खेत के अंदर जैसे बूंदी हरियाणा वहाँ पानी भरा रहता है, चावल की खेती होती है, वैसे हमारे प्रत्येक खेत के अंदर इतना पानी आएगा कि हम खुद ये कह देंगे कि इससे बढ़िया सरकार कोई हो ही नहीं सकती। ये है बजरंग जी की सरकार, जिसको कहते हैं डबल इंजन की सरकार। टेंशन लेने वाला काम, क्योंकि मेरे को लग रहा है कि बादल टोडा राज्य में इससे बढ़िया कैसे बढ़ाए, इससे बड़े लोकार्पण निवाई की जो विकास की जो गाथा जो लिखी वो विशेष करके श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिन्होंने कश्मीर के लिए अपनी जान दी, कश्मीर किस तरह से भारत को मिले, ऐसे महापुरुष के नाम से इस का आज लोकार्पण किया जा रहा है। इसके बीच में किसानों के नेता, ईमानदारी की मिसाल, पिछली सरकार कांग्रेस राज में लाखों पट्टे दिए, गरीब को पट्टे देना भी जरूरी था, बाकी उनके नाम पे कई भूमाफियाओं ने जिस तरह से राजस्थान की जनता के बेशकीमती जमीन को अपने नाम किया, उनके डंके कसने वाले ऐसे हमारे साथी जो बिल्कुल कई भूमाफिया डरे ऐसे श्री जामर सिंह की खन्ना साहब, विधानसभा में मेरे साथी जिन्होंने विकास के लिए कभी कभी लगता है कि इस तरह का विधायक जो हर बजट में तब से हम देखते आ रहे हैं कि दिलीप तीसरानी जी ने निवाई को आगे बढ़ाने में किसी भी पार्टी में रहे हो, बाकी हमेशा निवाई की जनता ने इनको पसंद किया। भारतीय जनता पार्टी के बाद परिवार में आने के बाद में और ज्यादा में खुशी हुई। और आज जिस तरह से इन्होंने निवाई में जो विकास के काम किया और आगे अपना रोड मैप जो पेश किया, उससे लगता है कि आने वाले समय में टोंक जिले में निवाई सबसे अग्रणी रहेगी। ऐसे मेरे साथी दिलीप तीसरानी जी
टोंक जिले के ग्रामीण के विकास की बात लोग देख रही है, विकास की कोई कमी नहीं रखने वाली ऐसी हमारी बहन सरोजी बंसल हमारे आज मंच में विराजमान हमारे संत श्री रामकृष्ण वेदांती जी, हमारे यहाँ के उपाध्यक्ष जिन्होंने अपने सिद्धांत से राजनीति की, आदरणीय महावीर जी भाई साहब जो आज हमारे बीच में उनके सुपुत्र जितेंद्र जी, नगर पालिका के उपाध्यक्ष अंकुर जी, सम्मानित हर सेक्टर में केवल और विकास की बात करें तो केवल घोषणाएं कर रहे थे और वो घोषणाएं टीवाई में भी खूब हुई। अगर आप घोषणाओं को देखोगे तो धरातल पे शायद 25% की घोषणाएं टीवाई में उन पे काम किया होगा। और मैंने देखा, मैं 2013 से रेगुलर विधानसभा में बैठता हूँ, कभी भी जब 5 साल आपका पिछला प्रतिनिधि तक कभी भी मैंने विधानसभा में एक दिन के आप लोगों के लिए लड़ाई लड़ते नहीं देखा। आज दिन तक आप सबको ताज्जुब होगा, ये आप बताओ कभी विधानसभा में नहीं बैठा जहाँ पे जनता के लिए आवाज उठाए, जनता घर की मांग करे। बाकी आज आपका प्रतिनिधि हमेशा विधानसभा में बैठे हुए आप लोगों की मांग रखते हैं, आप लोगों की विधानसभा में आवाज उठाते हैं, जनता की जो भी समस्या उसका समाधान करने के लिए हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी से जितने भी जो मंत्री उनके पीछे पड़ के आप लोगों की समाधान करने का हमेशा प्रयास करते रहते हैं। मैं तो आप सब लोगों से कहना चाहता हूँ, चाहे बिजली का काम हो, चाहे पानी का काम हो, चाहे जिस तरह से अभी नगर पालिका का जो विकास है, आज हम बैठ के उन लोगों के लिए यहाँ पे 51,000 1 लाख का पैसा देना संभव नहीं था, ऐसे लोगों के लिए ये जो सामुदायिक भवन जो बनाए वो भी 2-2 बनाए, कभी वो तो हमारे काफी पिछड़े लोगों के लिए आज इसका आधुनिक तरीके का जो भवन मिला, आने वाले समय में हमारी सरकार हर जगह करेगी। हर जगह ऐसे ही काम हमारी सरकार कर रही है और हमारी सरकार ने जितने भी घोषणाएं की है, उन घोषणाओं को हमने जमीन पे उतारने का काम किया है। जहाँ लैंड अलॉटमेंट का नाम लेकर अलॉटमेंट कर दिए, जहाँ पे फाइनेंशियल सेक्शन के लिए वो सेक्शन निकाल दी, चाहे हॉस्पिटल में चाहे आपका जिला बनाना हो उसकी भी हमने सेक्शन जो जमीन अलॉटमेंट सेक्शन यहाँ के निकाल दिए। अगर मैं पानी की बात करूँ तो ये महत्वपूर्ण विभाग था, जिस तरह से विभाग के अंदर अभी कल ही हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री से हमारे बैठक हुई, वो काफी चिंतित थे। मैंने उनसे निवेदन किया कि भाई साहब जिस तरह से 40 लाख तो कनेक्शन पिछली सरकार ने किए, इन्होंने न तो कोई तरीके से काम किया, न क्वालिटी से काम किया, और जो डिजाइन से काम करा वो नहीं करते हुए इन्होंने जो भ्रष्टाचार किया था उनको हम सुधारने का काम कर रहे हैं। फिर मैं तो धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी और देश के हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री वजनलाल जी को, क्योंकि उन्होंने पहले केवल 30% ही काम किया जल जीवन मिशन में, और वो 30% भी काम ऐसा था कहीं भी पानी नहीं जा रहा, बहुत तकलीफ होती है। मैं आपके यहाँ पे भी प्रोजेक्ट के काम चल रहे हैं तो उनके लिए हमने मॉनिटरिंग की। अभी परसों यहाँ जिले की जो मीटिंग थी उसके अंदर हमने जो भी समस्या थी, किस तरह से काम करना है, किस तरह से दूसरी जगह जब काम कंप्लीट हो गए वहाँ लोगों को तकलीफ आ रही है, टीवाई सेक्टर को तकलीफ दी है, इसलिए हमने उनको डायरेक्शन दी है। हमें आप लोग विश्वास दिलाता हूँ जो भी जल जीवन मिशन का काम आपके जो भी चल रहा काम, कोई भी काम हो, किसी भी तरह का आपका व्यक्तिगत काम होगा, मेरे विभाग कराओ कि हम रामसाई जी, मैं और जाबर सिंह से काम होगा, हम सब मिलकर आप लोगों का सारे काम करेंगे, व्यक्तिगत काम भी करेंगे, किसी भी कीमत में जिले को पीछे नहीं देंगे। हम सब मिलकर राजस्थान को, जब हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश को 2047 में विश्व में नंबर 1 बनाने का जो संकल्प लिया है, राजस्थान को 2047 में विकसित राजस्थान बनाने का हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री ने संकल्प लिया। हम सब मिलकर उसको साथ दें और आज हम सब समझ रहे कि सभी वर्गों का हम साथ लेके चले। 14 अक्टूबर को 14 अप्रैल को हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जयंती, उसकी हम सब जाके सभी वंचित शोषितों के साथ बैठ के उनके साथ मिलकर उनका उत्थान करने का काम करें। ये आप लोगों से निवेदन करता हूँ। आप सब लोग यहाँ बता रहे सबने मान सम्मान का शब्द देने से बोल रहे पत्रकारों को, जैसे पत्रकार कॉलोनी के नाम पर 200 गज के प्लॉट दे दिए, तो मैं धन्यवाद दूंगा छोटे स्तर की तरफ से आपको। कम से कम प्रपोजल बना के मैं दे दूंगा। मेरी निवाई विधानसभा क्षेत्र में जमीन खूब बड़ी है, इनको 2
मेरी गुजारिश पे आप ध्यान देवें और आपका प्रेम इन लोगों के प्रति निकाल। जिन्होंने लगातार नगर पालिका मंडल से जन सुविधा उपलब्ध करवाने की मांग की और उसके बाद मैं नगर पालिका मंडल के सभी पार्षदों का धन्यवाद ज्ञापित करूंगा कि उन्होंने सद्भावना के अनुसार जन सुविधाएं उपलब्ध करवाने के और में प्रस्ताव पास किए। साथ ही मैं नगर पालिका मंडल के अध्यक्ष उपाध्यक्ष जी, अधिशासी अधिकारी कर्मचारी वृंद और माननीय विधायक महोदय का भी धन्यवाद ज्ञापित करूंगा, जिन्होंने आम जन की भावनाओं को मद्देनजर रखते हुए पारित प्रस्तावों को यथासमय क्रियान्वित करने का कार्य किया और जिसकी बदौलत आज ये दो सामुदायिक भवनों का लोकार्पण आप सबके सानिध्य में होने जा रहा है। साथ ही आपके नगर पालिका अध्यक्ष जी बता रहे थे कि कुछ प्रस्ताव इनके निदेशालय में अधिकारियों के पास लंबित है। निश्चित रूप से वो प्रस्ताव यथाशीघ्र निदेशालय से स्वीकृत होकर मंडल तक आए ताकि नगर पालिका मंडल निवाई का टेंडर और बाकी काम करके उस योजना को क्रियान्वित करने में तो यहाँ की कुछ समस्याएं जो ड्रेनेज और गाँव के पेयजल पानी की निकासी की उससे जो भी नाले और नालियाँ बनी है उनका यथासमय निर्माण होकर उस समस्या का समाधान हो सके, सीवरेज का काम भी जल्दी चालू हो सके। और साथ ही भी माननीय विधायक महोदय ने एक बात कही है, अधिशासी अधिकारी उपस्थित है, बोर्ड पूरा यहाँ उपस्थित है, आपके पास भूमि उपलब्ध हो तो निश्चित रूप से नए आवास के खोलने का प्रस्ताव तैयार करें और उसमें आपके पास जितनी संख्या में भूमि है उसके हिसाब से भूखंड बनाकर जनसंपर्क निदेशालय और आपके यहाँ की कमेटी बनाकर पत्रकारों के लिए भी उसमें भूखंड आवंटित करें। वो सैनिकों के लिए भी कर सकते हैं, जो शहीद परिवार है तो आपके इलाके उनके लिए भी आप भूखंडों का आवंटन कर सकते हैं और इस प्रकार एक नई कॉलोनी डेवलप करके पात्र लोगों को वाजिब दामों पर आप भूखंड उपलब्ध करवाने के प्रस्ताव तैयार करें। राज्य सरकार के स्तर पर आपका प्रस्ताव आएगा तो निश्चित रूप से हम यथासंभव को स्वीकृति दिलाने में किसी प्रकार की कोताही नहीं बरतेंगे। साथ ही मैं निवेदन करना चाहूँगा कि आदरणीय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी और राजस्थान के मुख्यमंत्री माननीय भजनलाल शर्मा जिस शिद्दत के साथ प्रधानमंत्री जी देश को सबसे सशक्त, सबसे सबल और सबसे विकसित राष्ट्र बनाने में जुटे हुए हैं, वैसे माननीय मुख्यमंत्री जी भी राजस्थान को विकसित राज्य बनाने में ये प्रयासों में कोई फोकस नहीं छोड़ रहे हैं। राजस्थान की जो मूलभूत समस्याएं थी, पेयजल और सिंचाई का जल और विद्युत, और आपने देखा होगा कि पिछले 7-8 महीने में जल संसाधन के क्षेत्र में जितने समझौते हुए नाम जिसका था, जिसका पिछले महीनों आदरणीय प्रधानमंत्री जी के हाथों से शिलान्यास हुआ और रामजल सिंह नाम से उसका कार्य प्रारंभ हुआ। हमारे शेखावाटी क्षेत्र के लिए यमुना जल लाने का समझौता हुआ और अभी ताजा बांसवाड़ा में जो हमारा माही
में तो व्यापक समझौते हुए हैं, लेकिन राजस्थान सरकार ने भारत सरकार के उपक्रम एनटीपीसी नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन के साथ मिलकर लगभग 3.5 लाख करोड़ रुपए के समझौते किए हैं, जिनमें भारत सरकार ने राजस्थान को जिन राज्यों में कोयले की खदानों के ब्लॉक आवंटित कर रखे हैं, वहाँ की राज्य सरकारों के साथ राजस्थान सरकार की बातचीत चल रही है और अब राजस्थान सरकार राष्ट्रीय नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन के साथ मिलकर वहीं ताप बिजली का लगाएगी और ताप बिजली का लगाने का वहाँ लगाने का फायदा ये होगा कि कोयले की धुलाई में जितना खर्चा होता है उसके 10% में ट्रांसमिशन लाइन के जरिए ताप बिजली में उत्पादित विद्युत राजस्थान राज्य तक आएगी और इस प्रकार 90% खर्चे की बचत होगी। और पिछले 5 साल में आपने देखा होगा पत्रकार बंधु हमेशा अखबारों में लिखते थे कोटा थर्मल पावर के पास 3 दिन से ज्यादा का कोयला नहीं है, रामगढ़ क्रिटिकल पावर के पास 2 दिन से ज्यादा का कोयला नहीं है। उन सबसे भी छुटकारा मिलेगा तो राजस्थान में निर्बाध रूप से किसानों को और आमदनी को विद्युत आपूर्ति अच्छी गुणवत्ता की समय पूर्णतः उपलब्ध होगी और पेयजल सिंचाई के क्षेत्र में भी निश्चित रूप से आने वाले 2 वर्ष में राजस्थान पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर होगा। इस दिशा में राजस्थान सरकार पूरी शिद्दत के साथ काम करी है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का इसमें भरपूर सहयोग मिल रहा है। इसलिए मेरा सभी से एक निवेदन है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो सपना है स्वच्छ भारत और उसके अलावा उनका एक सपना है कि आज़ादी के 100 साल पूरे होने से पहले भारत दुनिया का सबसे विकसित, सबसे सशक्त, सबसे समृद्ध और सर्वाधिक सामाजिक समस्या वाले राष्ट्र के रूप में पूरे विश्व में अपनी पहचान बनाए। इस राष्ट्र के जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हमें प्रधानमंत्री जी के सपनों को पूरा करने के लिए भी जो कुछ हमसे बन पड़े उसको करने में किसी प्रकार की कोर कसर नहीं छोड़नी चाहिए। और अभी राजस्थान सरकार ने अपने कार्यकाल के पहले वर्ष में जो राइजिंग राजस्थान किया, जिसमें लगभग 35 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव हुए, उसमें से 3 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव धरातल पर उतर चुके हैं। और राजस्थान सरकार का प्रयास है कि हमारे यहाँ के जन्मे गए जो उद्योगपति भारत के अन्य राज्यों और विदेशों में अपने बुद्धि कौशल और मेहनत का लोहा मनवा चुके हैं, अब वो कर्म भूमि से वापस जन्मभूमि की ओर लौट कर यहाँ के विकास में भी योगदान दें। उसके लिए भी आप अपने प्रवासी भाई को प्रेरित करें और राजस्थान को एक विकसित राष्ट्र बनाने में योगदान दें। इन शुभकामनाओं के साथ आप सभी का हृदय से बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। अभी आपके बीच में मेरे साथ जल समस्या को लेकर ओपन चिट्ठी लिखी सोशल मीडिया के ऊपर जल जीवन मिशन का खास तौर पर। देखो, जिस तरह से पिछले 5 सालों के अंदर जो भी काम हुए, ये तो सौभाग्य है कि पहले हम कहते थे कि अगर लेट हुए बाकी जब से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसको 2028 बढ़ाए, तब हम शुक्रगुजार कर रहे हैं, उनको धन्यवाद दे रहे हैं। और अशोक गहलोत को भी धन्यवाद दे रहा हूँ कि उन्होंने केवल 30% ही काम किया। अगर वो 100% काम कर देते तो राजस्थान में कहीं पानी नहीं जाता। वहाँ पे वह झालावाड़ में जो प्रॉब्लम आई है, ये पहले के समय में काम किए थे, सही ढंग से काम नहीं किए, उनमें भ्रष्टाचार हुआ है। जहाँ पे लाइन डलनी थी वो नहीं डल पाई, जहाँ पे वाल लगाने नहीं जाए। आज हमारी सरकार आने के बाद में, भजनलाल जी सरकार आने के बाद में हमारा 2 काम कर रहे हैं। एक तो हम नए टेंडर लगा रहे हैं, लगभग जो 70% काम थे। पुराने कामों में एक चीज़ को चेक करते हुए समझे को नहीं जाके देखते उनको सुधारने का काम करें। न पूरी डेल्थ में लाइन डली हुई है, जहाँ पे हम मेजरमेंट बुक में चेक करते हैं तो वहाँ पे लाइनें मिलती नहीं है। जहाँ लाइन मिली है वो हल्की क्वालिटी के पाइप आए हैं। जहाँ डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर होना चाहिए था, उसका सही जगह पे उसका संचालन होना था, वो नहीं कर पा रहे। तो हम उसको सुधार करने के लिए काम करें। ये जो मांग थी यशस्वी पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के वास्ते में जायज़ मांग थी, उन्होंने कोई गलती नहीं बोला। बाकी
मैं बताना चाहता हूँ राजस्थान की जनता को, अब हमारी सरकार ने उनको भी सुधारेंगे और इस गर्मी के अंदर आने वाले सीजन के अंदर कहीं भी पीने के पानी की दिक्कत नहीं आने देंगे। चाहे हमें कितने हैंडपम्प लगाना पड़े, ट्यूबवेल लगाना पड़े, पानी का परिवहन करना पड़े, पूरे ड्राइन को बदलना पड़े, जो भी करना पड़ेगा राजस्थान सरकार करेगी। इसके लिए हमने कलेक्टर्स को भी हमने 1-1 करोड़ रुपये दे दिए हैं, लगभग 150 करोड़ रुपये हमने कंसल्टेंसी सेंक्शन कर दिए हैं। दूसरे हमने लगभग परिवहन के लिए 100 करोड़ से ज़्यादा परिवहन के लिए ट्रांसपोर्टेशन के टैंकर के वो भी सेंक्शन कर दिए। तो ये जो भी बोला वो सही है। बाकी जो दोषी है हमने लगभग, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज जवाई क्लस्टर की बात करें, वहाँ पे जब हमने चेक की वो काम मार्च 2023 में कंप्लीट होना था, मई के अंदर 23 में कंप्लीट होना था। उस काम की जब जांच कर रहे हैं तो लगभग 10 करोड़ रुपए का घपला, उसके अंदर 100 करोड़ में 10 करोड़ की तो सामने आ चुकी है। आगे जब चेक करें कितना आएगा, ये सभी कामों में एक में सभी में सब जगह। और केवल वसुंधरा जी के तो फिर भी वहाँ पे पानी की उपलब्धता है, तो वहाँ उनके तो 8 गाँव में वो गई, 8 गाँव में 5 में तो पानी जा रहा था, 3 में टेल पे नहीं जा रहा था। बाकी राजस्थान में बहुत सी जगह जाते हैं, वास्तव में ये वो G9 समझता है कहीं भी नहीं जा रहा, सब दुखी है पुराने कामों में। बाकी आप उनको सुधार करेंगे और 2028 से राजस्थान की जनता के लिए जो भी काम होगा क्वालिटी से होगा, ईमानदारी से होगा, पूरी देख रेख में होगा, वो जिससे जब भी कोई बटन दबाए तुरंत से पानी चलने आने वाले समय करने वाले। मुख्यमंत्री जी ने आपको बुलाया था कल, क्या कुछ बातचीत हुई? किस तरह के निर्देश हुई ना भाई, क्या प्रॉब्लम थी वहाँ पे, उसकी रिपोर्ट लेनी थी, जरूरी थी बताना। हमारा मुखिया है, मुख्यमंत्री जी हमारे मुखिया, उनको बताना था कि प्रॉब्लम ये थी और ये पूरी राजस्थान में प्रॉब्लम है, वहाँ की प्रॉब्लम नहीं है, पूरे राजस्थान में प्रॉब्लम है। उन्होंने सिस्टम ऐसे भी दिया, साल भर से जल जीवन मिशन बंद था, पेमेंट नहीं आ रहा था। हमने पुराने ठेकेदारों को पेमेंट नहीं कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, उसको सुधार भी रहे। कई ठेकेदारों को डिमांड भी किया, कई लोगों के खिलाफ हमने FIR भी दर्ज की। बाकी जब 30 लाख कनेक्शन जब पहले 5 साल उन्होंने किए, उनको जो एक बार कोई बिगड़ जाता है, कोई अगर आप बिल्डिंग बनाए, बिल्डिंग के अंदर अगर डिजाइन गलत हो जाती है, पाइप पिलर अलग चला जाए, उसको सुधारने के लिए वापस ऐसे करने के लिए आप समझ सकते हो कितनी तकलीफ आ रही है। आप यहाँ के SDM के ऊपर वीडियो वायरल होता है एक पटवारी का, आप पटवारियों को माफी दे देते हैं। देखो अगर कोई पटवारी गलत नामांकन करता है, उसकी जांच माननीय कलेक्टर महोदया ने ले ली है, उसके अंदर वो दोषी निकला है, वो गलत अगर म्यूटेशन खोलता है तो किसकी शिकायत आती है, उसको बार बार SDM बुला रहा था, कर रहा था, तो कहीं ना कहीं क्योंकि SDM को ये गलत भाषा नहीं बोलनी चाहिए थी। बाकी फिर भी पटवारी उसमें 100% दोषी है, उसकी AD में जांच करके भेज दिए, उसमें SDM का कोई दोष नहीं। थोड़ी जगह अरे ये सत्य के ऊपर से क्यों आ रहे हो यार? देखिए आज आप UDS डिपार्टमेंट के हैं, एक पुनर्सीमांकन नगर पालिकाओं का, नगर स्थानीय निकायों का जो हो रहा है, उसको लेकर बहुत ज़्यादा आपत्ति आ रही है, तो किस तरह से देख रहे हैं सर आप? देखिए, आपत्ति करना हर नागरिक का, हर मतदाता का, हर जिम्मेदार नागरिक का अधिकार है। अधिकारियों ने वार्ड का जो पुनर्गठन किया है या जो पुनर्सीमांकन हुआ है, उसमें किसी को ऐतराज है तो आपत्ति करनी चाहिए, आपत्ति की सुनवाई होगी और सुनवाई के बाद जो वाजिब आपत्ति आएगी उसका निराकरण किया जाएगा। क्या पहले की सरकार में गड़बड़ हुआ पुनर्सीमांकन पे? पहले की सरकार थी उसमें कहीं गड़बड़ हुई थी उसमें? तो बहुत कुछ हो आप सबके संज्ञान में है, लेकिन अब कोई गड़बड़ नहीं हुई। कई ऐसे ग्रामीण इलाके हैं जो पहले से ही नगर निकायों में थे, लेकिन अभी तक वहाँ तक विकास नहीं पहुँचा, और भी कई ग्रामीण इलाके उसमें शामिल हो रहे हैं। तो देखिए, नगर पालिका में जो विस्तार हो रहा है और उसमें जो नया क्षेत्र आ रहा है, हम ये सुनिश्चित करेंगे कि आने वाले समय में आबादी के अनुपात में हर वार्ड में विकास के काम हों। देखिए, कई ऐसे काम हैं जो रूडीप के जरिए भी पानी को लेकर के निकायों के पास है। ऐसे में रूडीप के जो पिछले दिनों में गलत काम हुए उनकी जांच कैसे होगी? क्या वो आगामी दिनों में जलदाय विभाग के पास जाने वाले हैं या निकाय के पास ही रहेंगे? और रूडशीटों के माध्यम से जितने भी काम हुए और उनमें गड़बड़ियों की जितनी शिकायतें आई, उनकी जांच चल रही है। जांच रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई होगी। सर ये जो और उसमें जो भी दोषी निकलेगा उसको खिलाफ कार्रवाई। सर ये जो जयपुर में सिरसी रोड से खातीपुरा तिराहे तक का जो अतिक्रमण आपने बहुत सख्त निर्देश देके हटवाया है, ये ऐतिहासिक, ये माननीय उच्च न्यायालय का प्रकरण था। तो अब जो वहाँ के बासिंदे अपनी पीड़ा देके गए हैं, स्थानीय विधायक गोपाल शर्मा जी आपके पास गए हैं, तो इसमें क्या आए थे, लेकिन माननीय
राजस्थान उच्च न्यायालय का जो निर्णय था उसके मुताबिक कार्रवाई हुई है, और अगर उसमें कोई गलत किसी के साथ कार्रवाई हो गई तो उसकी सुनवाई होकर उसको राहत मिलेगी। अभी का गुजरात की सरदार सरोवर परियोजना पूर्ण होने के बाद गुजरात अपना हिस्सा छोड़ेगा माही परियोजना में, इस तरह के प्रयास में किस तरह का उत्तर की सूची हो जाएगा? देखिए, जिस समय माही बांध का निर्माण हुआ और उसमें जो समझौता हुआ, उस समझौते में ये शर्त थी कि जिस दिन गुजरात का सरदार सरोवर बांध पूर्ण रूप से निर्मित होकर उसका जल गुजरात के सूखाग्रस्त इलाके तक पहुंच जाएगा, उसके बाद गुजरात सरकार माही जल के अपने हिस्से पर अपना दावा छोड़ देगी और राजस्थान उस गुजरात के हिस्से का अपने किसानों के अपने ज़मीन के हित में उपयोग कर पाएगा। इसके बारे में प्रारंभिक बातचीत हो चुकी है और जल्दी ही समझौते पर हस्ताक्षर होंगे। टोंक नगर परिषद के पुनर्सीमांकन को लेकर सचिन पायलट ने चिट्ठी लिखी, लेकिन वो अनदेखी हुई और वो देखिए, चिट्ठी लिखना और आपत्ति दर्ज करवाना मैंने पहले कह दिया, हर व्यक्ति का अधिकार है। अगर उसमें कोई सत्यता होगी तो उस पर कार्रवाई कर देंगे और उसमें कोई ऐसी बात नहीं होगी तो देखिए, आज पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने कहा है कि ज्ञानदेव आहूजा जो बोलते हैं वो सब भाजपा बुलवाती जान बोलता है। देखिए, ये 2 दिन पहले भी मेरे सामने प्रश्न आया था और 2 दिन पहले भी मैंने पत्रकारों को जवाब दिया था। उस दिन मेरे को पूरा संज्ञान में उनका बयान नहीं था कि मैं लगातार 3 दिन से बाहर था, लेकिन अब मेरे मामला पूरा संज्ञान में है और मेरा बहुत स्पष्ट मत है कि जो सार्वजनिक जीवन में रहते हैं उन्हें अपनी वाणी पर संयम रखना चाहिए और अपने मुंह से ऐसी कोई बात नहीं करनी चाहिए जिससे किसी सामने वाले को तकलीफ चपाती